एक एक मिनट। मैम की फिनिश हो गई थी क्लास। मैम की फिनिश हो गई थी क्लास। हाँ। मैम, मैं वही तो बोल रही थी, मैम की होगी जब स्टार्ट करना। मैम को बोल दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हरियाणा वाले स्टूडेंट्स की क्लास है। गुड मॉर्निंग। तो यूनिट 2 में लास्ट टॉपिक रह गया था ना। एक बार कमेंट करके बताना जरा, लास्ट टॉपिक रह गया था आपका यूनिट 2 में। जसिका, करिश्मा, कशिश, साक्षी, योगिता। आया था आप लोगों के पास मैसेज क्लास का? 2.3 से स्टार्ट करना है। ओके। मे भी। चलो 2.3 वाला टॉपिक निकालो। पेज नंबर हिंदी में है 249। 249, इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे यूनिट 2। एंड इंग्लिश में है पेज नंबर। इंग्लिश में है पेज नंबर 220, निकाल लीजिए। 220। 249 है, हाँ, हिंदी में 249 है, इंग्लिश में 220 पेज नंबर। टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स और एजुकेशन को आपको बताना है कि कैसे आपस में कनेक्टेड है। ज्यादा कुछ इसमें टॉपिक में है नहीं आपका, कि पॉलिटिक्स कैसे इन्फ्लुएंस डालती है एजुकेशन पे, और एजुकेशन कैसे इन्फ्लुएंस डालती है पॉलिटिक्स पे, यानी कि राजनीति कैसे प्रभावित करती है आपकी शिक्षा को, और शिक्षा कैसे प्रभावित करती है आपकी राजनीति को। ठीक है। तो देखो, पहले हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखो, दोनों बुक में अलग अलग तरीके से गिवन है ये आंसर। पहले हिंदी वाले देखो। तो इसमें यही बताया गया है कि जैसे शिक्षा और दर्शन आपस में रिलेटेड है ना, वैसे ही शिक्षा और राजनीति भी आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक लाइन मार्क करो, सेकंड वाली, कि जैसे शिक्षा मानव जीवन में सहनशीलता सिखाता है, आत्मविश्वास, सहिष्णुता, विनम्रता, ये सब गुणों का विकास करता है। क्या होगा? इन सब गुणों का विकास करता है। तो राजनीति मानव जीवन में क्या, लोगों को कैसा बना देती है? छली, कपटी, भ्रष्टाचारी, बेईमान, चरित्रहीन। अच्छा, वो कॉपी नहीं किया। तो शिक्षा जैसे इंसान को अच्छा, एक गुड ह्यूमन बीइंग की तरफ लेके जाती है, वैसे ही पॉलिटिक्स एक गलत इंसान बनने की तरफ लेके जाती है। तो इन सब के बीच का जो कोऑर्डिनेशन रहता है, सामंजस्य जो स्थापित करता है, वो करता है शिक्षा। यानी कि पॉलिटिक्स की वजह से जो इंसान बुरा बनने की तरफ बढ़ता है, अवगुणों का जो विकास होता है, अवगुणों का जो विकास होता है, वो एजुकेशन की वजह से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तो अब देखो नीचे देखो, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन में क्या है, कि पहले ही समय से देखा जाता था, पुराने समय से भी, कि जो भी गुरु रहते थे उनको अव्वल दर्जा दिया जाता था, उनकी सब लोग रिस्पेक्ट करते थे गुरु की। चाहे कोई भी राजा रहता था किसी देश का, या कुछ भी रहता था, उनकी उनकी रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रहती थी। शिक्षा पर लोगों का कंट्रोल, लोग जो राजा वगैरह रहते थे पुराने जमाने में, वो ज्यादा कंट्रोल नहीं करते थे। नहीं, आप टाइप करके ही बोलो योगिता, ऐसे बहुत प्रॉब्लम होगी क्लास में। टाइप करके ही बोलो आप लोग। ठीक है। तो पहले से बहुत रिस्पेक्ट रहती है। जो भी धर्म गुरु रहते थे या गुरु रहते थे, उनकी राजा महाराजा भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे, और उनके एरिया में ज्यादा बोलते नहीं थे। एजुकेशन जैसे गुरुकुल सिस्टम होता था ना, तो गुरुकुल में क्या पढ़ाया था, यूनिट 2 में ही पढ़ा था शायद हमने,
कि उनके क्षेत्र में ज्यादा लोग घुसते नहीं थे, जो हेड होता था वो गुरु ही होते थे, हेड वो ही अपने अकॉर्डिंग चीजों को रन करते थे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का बताया कि जब ब्रिटिशर्स आ गए तो ब्रिटिशर्स ने भी एजुकेशन पे 1 लाख रुपए खर्च करना स्टार्ट किया, 1 लाख की राशि से प्रति वर्ष 1 लाख की राशि से इन्होंने खर्च करना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जो एजुकेशन का इशू था उसको पहले सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर माना जाता था, कि ये जो काम है एजुकेशन उपलब्ध कराना लोगों को और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, कौन से बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, ये सब काम स्टेट गवर्नमेंट का रहता था। लेकिन बाद में देखा गया, बाद में ये सब काम किसको दे दिए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गए, कि सेंट्रल अपने लेवल पे देखेगा। लेकिन उसके बाद दोबारा से जो अब चीज चल रही है, अब रियलिटी में जो चीज चल रही है वो क्या है, स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों इस चीज को देख रहे हैं। जिसने भी अपने आप को अनम्यूट कर रखा है वो म्यूट कर लो। स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों का काम है ये देखना, प्रांत अपने अपने प्रांतों में देखेगा उनकी जरूरतें जमीनी तौर पे, और सेंट्रल एक ओवरऑल व्यू देगा हर चीज को करने का। तो ये दोनों की अब जिम्मेदारी है। तो कंट्रोल ऑफ पॉलिटिक्स ऑन एजुकेशन, नेक्स्ट पेज पे देखो, पेज 250 पे, कि पॉलिटिक्स का क्या कंट्रोल है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस पॉइंट को नोट करेंगे। कंट्रोल कंट्रोल ऑफ पॉलिटिक्स, कि राजनीति का कंट्रोल कैसे है एजुकेशन पे हर तरीके से, ऑन एजुकेशन। तो पहला है इसमें लेजिस्लेटिव कंट्रोल, पहला देखो वैधानिक नियंत्रण, लेजिस्लेटिव कंट्रोल फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव कंट्रोल। लेजिस्लेटिव कंट्रोल में क्या है, संविधान की 11 के अनुसार प्रत्येक राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने राज्य में शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी जिम्मेदारी बनती है। ये आ गया लेजिस्लेटिव कंट्रोल के अंदर। सेकंड है एजुकेशनल कंट्रोल, सेकंड इज एजुकेशनल कंट्रोल यानी कि शैक्षणिक नियंत्रण। शैक्षणिक नियंत्रण में क्या क्या होगा, राज्य अपने लक्ष्य अपनी जरूरतों के अनुसार विद्यालय में जो भी स्कूल्स रहेंगे उनके एरिया में वहां पे शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, करिकुलम की व्यवस्था करेंगे, शिक्षण के कौन से तौर तरीके होंगे, विधियां कौन सी होंगी, मेथड्स कौन सी होंगी, पाठ्य पुस्तक उनके एरिया में कौन सी जरूरी है उस टाइम पे। जैसे हर स्टेट की अपनी अपनी बुक्स होती हैं, कई बार अपने अपने अकॉर्डिंग वो बुक्स डिसाइड करते हैं, मेथड्स डिसाइड करते हैं। तो ये हो गया एजुकेशनल कंट्रोल में। पॉलिटिक्स के द्वारा है ये कंट्रोल, देखो कंट्रोल ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के द्वारा ये कंट्रोल है। थर्ड है आर्थिक नियंत्रण यानी कि फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल में आप समझ ही रहे हैं कि फंडिंग से रिलेटेड बात होगी इसमें, फाइनेंशियल कंट्रोल में फंडिंग से रिलेटेड बात होगी, कि वित्तीय मामले में जो भी है, जो भी फंड्स मिलेंगे स्टेट गवर्नमेंट से उसी के अंतर्गत काम करना होगा। रिकॉर्डेड जब ये क्लास ओवर हो जाएगी ना, तो रिकॉर्डेड आपको इसी वेबसाइट पे ही मिल जाएगी क्लास, रिकॉर्डेड यहीं पे मिल जाएगी वेबसाइट पे ही। लास्ट है आपका प्रशासनिक नियंत्रण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव में आ गया कि टीचर्स की नियुक्ति वगैरह हो गई, टीचर्स की नियुक्ति से रिलेटेड हो गया, रिकॉग्निशन से रिलेटेड हो गया, स्कूल की जो मान्यता होती है उससे रिलेटेड हो गया। ये सब किसके हाथ में रहता है, पॉलिटिक्स के हाथ में रहता है, राजनीति के द्वारा ये सब चीजें होती हैं। तो ये है कंट्रोल ऑफ पॉलिटिक्स ऑन एजुकेशन। ज्यादा कुछ लेंदी टॉपिक था नहीं, सिर्फ इतनी सी बात थी कि पॉलिटिक्स और एजुकेशन दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। यानी कि जो पॉलिटिक्स है वो भी यही चाहता है, ये इंग्लिश की बुक में ये पॉइंट आपको मेंशन भी है आपकी बुक में, कि पॉलिटिक्स यही चाहता है कि हमें अच्छे नागरिक मिले। अच्छे कैसे, पढ़े लिखे नागरिक मिले। पॉलिटिक्स की भी यही डिमांड है कि हमें पढ़े लिखे नागरिक मिले। देखो इंग्लिश में मार्क कर सकते हो आप पेज नंबर 220 का, जहां पे बोल्ड में लिखा है ना, हाउ डज इंडियन पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस इट्स एजुकेशन सिस्टम, बोल्ड में लिखा है, आपको बीच में दिख जाएगा। पेज 220 पे देखो, पेज 220 पे बोल्ड में लिखा है हाउ डज इंडियन पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस इट्स एजुकेशन सिस्टम, मिल गया। उसके नीचे वाला स्टैंजा है, द लेस एजुकेटेड पॉपुलेशन less likely to understand that the government working of government and will therefore favor the my bap approach to government,
इन सिंपल टर्म्स दैट मीन्स लेट द गवर्नमेंट लुक आफ्टर आवर इंटरेस्ट। पीपल अगर होंगे तो वो क्या सोचेंगे कि यही हमारे माई बाप है। माई बाप होने का क्या मतलब है, जैसे मदर फादर हमारी टेक केयर करते हैं, वैसे ही वो सरकार को, जो लेस एजुकेटेड लोग हैं या इलिटरेट हैं बिल्कुल ही, वो क्या समझेंगे कि यही माई बाप है, यही जो हमारे लिए करेंगे, अच्छा करेंगे। इसका ये मीनिंग है कि जो हमारे लिए कर देंगे वो अच्छा कर देंगे, और अच्छा ही करेंगे, मतलब बुरे का तो वो सोचते ही नहीं, कि जो ये करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही है। लेकिन अगर यहीं पे एजुकेटेड पर्सन होगा तो वो गवर्नमेंट का गलत सही समझेगा ना। डिबेट्स होंगी कि नहीं सरकार ने हमारे लिए ये चीज अच्छी नहीं करी, या सरकार ने हमारे लिए ये चीज अच्छी करी है या अच्छी नहीं करी, तो वो एजुकेटेड पर्सन वही चीज समझ जाएगा। लेकिन जो लेस एजुकेटेड रहेगा वो यही समझेगा कि यही सब कुछ है, इन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। तो ये है, आपको इसमें मेंशन है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये वाले पॉइंट्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है लॉन्ग में तो ये आएगा नहीं, शॉर्ट में अगर आता है तो यही आंसर आप मेंशन साथ में कर सकते हैं। फिर है आपका केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड। इसमें एक पॉइंट है कि केंद्रीय विद्यालय में जनरली जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं या बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं उन्हीं के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। तो उसका भी इफेक्ट आ गया, पॉलिटिक्स का इफेक्ट किस पे, एजुकेशन पे आ गया, कि उस स्कूल में जनरली एडमिशन जल्दी नहीं हो पाता, और स्पेशली केंद्रीय विद्यालय होते ही उनके लिए, ठीक है, होते ही उनके लिए जिन ट्रांसफरेबल जिनकी जॉब्स होती है ना, उनके लिए केंद्रीय विद्यालय होते हैं, कि जिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स का बार बार ट्रांसफर होता रहता है, तो उनके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय ओवरऑल इंडिया फैले हुए हैं। तो जब भी ट्रांसफर होगा करिकुलम चेंज नहीं होगा, सेम करिकुलम रहता है पूरे केंद्रीय विद्यालय में, तो इसलिए स्पेशली उनके लिए रहता है, वेल ऑफ फैमिली से जो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, अब आपका टॉपिक देखो, 2.4 वाला टॉपिक। 2.4 वाला टॉपिक है आपका रोल ऑफ एजुकेशन इन रिप्रोड्यूसिंग डोमिनेंस एंड चैलेंजिंग मार्जिनलाइजेशन विद रेफरेंस टू क्लास, कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। वर्ग, जाति, लिंग तथा धर्म के संदर्भगत प्रभाव और चुनौतीपूर्ण सीमांतों की पुनरोत्पत्ति में शिक्षा का योगदान। शिक्षा का क्या योगदान है मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए, यानी कि अलग अलग क्लास के लिए, अलग अलग कास्ट के लोग हैं या अलग जेंडर के लोग हैं, तो उनके लिए क्या क्या चीजें हैं। हिंदी में बहुत शॉर्ट सा एक आपको पॉइंट्स में क्लियरली मेंशन है क्या क्या चीजें हैं, मार्क कर लो। कि जैसे पहले छोटी जातियों के साथ होता था, छोटी जातियों के साथ होता था ना, कि उनको पढ़ाई का अधिकार नहीं होता था, पढ़ने नहीं जाने दिया जाता था, उनसे छोटे काम करवाए जाते थे। तो वो सब चीजें धीरे धीरे दूर हुई। किसकी हेल्प से दूर हुई वो सब चीजें, वो सब चीजें हुई एजुकेशन की हेल्प से दूर। कि लोगों को ये समझ आने लगा कि ये कास्टिज्म वगैरह नहीं है कुछ, ये माइंड में ही है आपके, ये रियलिटी में नहीं है, सबके अंदर वही ब्लड है, सबको सब एक ही तरीके से बने हुए हैं। तो ये सब चीजें फिर धीरे धीरे समानता की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से नहीं है, इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं है, इंडिया में बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन ये देखने को मिला है कि पहले की कंडीशन से अब इम्प्रूव हो गई है। सेकंड है कि सुधार में ये हुआ कि इससे रिलेटेड बहुत सारे आंदोलन वगैरह हुए, आंदोलन हुए। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक सीरियल भी आता है इससे रिलेटेड, अगर आपने देखा हो तो टीवी पे, तो उनको भी एक्सप्लेन किया गया कि उन्होंने कैसे दलित्स के लिए कितना फाइट किया, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा फाइट किया, आंदोलन किए, बहुत योगदान रहा है इन आंदोलन जितने भी हुए हैं। नेक्स्ट है इसी में देखो जेंडर वाला पॉइंट भी है, क्लास, कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। तो क्लास के लिए भी बहुत हुए, कास्ट के लिए तो बहुत आंदोलन हुए, जेंडर के लिए, जेंडर यानी कि मेल फीमेल, जो फीमेल्स के साथ बुरा बर्ताव होता आ रहा है उनके लिए भी बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे सती प्रथा बंद की गई, ठीक है, पर्दा सिस्टम बंद किया गया, तो बहुत सारे आंदोलन हुए। नेक्स्ट है अंधविश्वास वाला थर्ड पॉइंट में देखो, पहले बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ था, उन अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया गया, किसकी हेल्प से, एजुकेशन की हेल्प से। नेक्स्ट है कि सभी को बिना जाति पाति का ध्यान में रखे हुए सभी को राइट टू एजुकेशन लाया गया। राइट टू एजुकेशन कब आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, पढ़ाया है ना शायद मैंने, राइट टू एजुकेशन नहीं पढ़ाया अभी, पढ़ा दिया, बताओ कमेंट करके, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, 5 में, नहीं पढ़ा रखा राइट टू एजुकेशन कि पढ़ाया है।
कौन सी 1 अप्रैल जसिका? कौन से साल की 1 अप्रैल, ये तो बताओ, ईयर बताओ, डेट मत बताओ। ठीक है, करेक्ट। करेक्ट। अभी पन्ने पलटे जा रहे हैं, अभी ढूंढेंगे फिर बताएंगे। करेक्ट है। इशिका आपका जवाब ठीक है, जसिका का ठीक है, योगिता का भी ठीक है, तनिषा ठीक है। 2009 में। और लागू कब से हुआ था? चलो वो बता दो, लागू कब से हुआ था? उसके लिए स्पेशल डेट बताई थी। 1 अप्रैल 2010 से, अगले सेशन से स्टार्ट हुआ था वो। तो राइट टू एजुकेशन हो गया इसमें। उसके बाद है इसमें कि जाति पाति का ध्यान में ना रखते हुए, पहले जैसे होता था ना अपने ही उसमें, हाँ ठीक है, संस्कृति, पहले अपने ही कास्ट में शादी करना बहुत ज्यादा ये माना जाता था। बहुत ज्यादा इसके लिए कट्टरवाद था कि नहीं, अपने कास्ट से बाहर कैसे शादी कर ली, किलिंग हो जाती थी, मर्डर कर दिए जाते थे लोगों के। अभी भी होता है बहुत जगह, अभी भी होता है, पहले बहुत ज्यादा होती थी ये सारी चीजें। तो वो जो अंतर जातीय विवाह है ना, अंतर जातीय विवाह, उस चीज को लेके लोगों की थिंकिंग बदली है थ्रू एजुकेशन। फिर है इसमें वही देखो, फिफ्थ पॉइंट में भी जातीय व्यवस्था को लेके ही है कि पहले बहुत ज्यादा कट्टर थे, अब वो चीजें शिक्षा की हेल्प से दूर होती जा रही हैं। देन है आपका नारियों वाला पॉइंट देख लो, विमेन को लेके कि विमेन की कंडीशन बहुत ज्यादा डाउन थी, सेवेंथ पॉइंट है। विमेन की कंडीशन बहुत ज्यादा डाउन थी, धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है थ्रू एजुकेशन। तो एजुकेशन की हेल्प से क्या क्या चेंजेस आए वो मेंशन करने हैं आपको इसमें। किस कंटेक्स्ट में, कि कास्टिज्म से रिलेटेड क्या चेंज आए, क्लास से रिलेटेड क्या चेंज आए, जेंडर में क्या क्या चेंज आए, ठीक है। और क्या था इसमें, रिलीजन को लेके क्या क्या चेंजेस आए थ्रू द हेल्प ऑफ एजुकेशन। थ्रू द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो नारियों को पहले बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, शिक्षा का अधिकार नहीं होता था, लेकिन अब फीमेल्स आर गोइंग आउट, दे आर अर्निंग वेल, ठीक है, वो भी इक्वल अर्निंग कर रही है, इक्वल उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर मिल रहे हैं उन्हें, पुरुषों के भांति समाज में स्थान प्राप्त हो रहा है। यही सारे पॉइंट्स मेंशन है नाइन्थ पॉइंट में, टेंथ पॉइंट में। और कुछ योगदान एजुकेशन के साथ साथ ना, इसमें तो आपको एजुकेशन का योगदान लिखना है, कुछ योगदान इसमें मीडिया का भी है अगर देखा जाए तो। मीडिया में रेडियो हो गए, मूवीज हो गई, सीरियल्स हो गए। बालिका वधू का बहुत बड़ा योगदान, कहने के लिए वो सीरियल था लेकिन उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, आप सबने भी देखा होगा। तो मूवीज हो गई, सीरियल्स हो गए, एग्जाम्पल में आप इसको मेंशन साथ साथ में कर सकते हो कि इन सब का भी साथ में योगदान रहा। ओबीसी को लेके या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को लेके रिजर्वेशन कर दिए गए, उस रिजर्वेशन से बहुत फायदा हुआ। रिजर्वेशन जो पॉलिसी आई उनसे बहुत फायदा हुआ। सबके विचार बदले, लोग साइंटिफिक बनते जा रहे हैं, लाइफस्टाइल बदल रहा है, सब किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। अर्बनाइजेशन आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस भी इसमें मेंशन कर सकते हैं कि एजुकेशन के थ्रू वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस से। वैसे तो अगर अपनी नीति ना छोड़ी जाए, अपनी रीति रिवाज ना छोड़े जाए, तो वेस्टर्न कल्चर अच्छा है थिंकिंग के लिए। लेकिन अगर अपने रीति रिवाज छोड़ दिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया, ये सब चीजें छोड़ दी, तो वेस्टर्न कल्चर अपनाने का भी कोई फायदा नहीं हो जाता फिर। तो ये है। नेक्स्ट अब देखो, इंग्लिश में भी, इंग्लिश में मार्जिनलाइज सेक्शन आपको मेंशन है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी मार्जिनलाइज्ड में आ गए, माइनॉरिटीज आ गए, हैंडीकैप्ड आ गए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड यानी कि ईडब्ल्यूएस जो होते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड यानी कि, हाँ इंग्लिश मीडियम में ही बताने जा रही हूँ मैं। पेज नंबर 223 में देखो, 223 में बी आर अम्बेडकर जी का भी मेंशन है इंग्लिश में कि बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इट वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु फॉट टू अबॉलिश द inequalities of different status in socially, culturally, economically, politically deprived members, सबके लिए उन्होंने बहुत फाइट किया। मार्जिनलाइज सेक्शन में कौन कौन आ जाता है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हैंडीकैप वुमेन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये सब आ जाते हैं आपके मार्जिनलाइज सेक्शन में। रोल ऑफ एजुकेशन देखो, इसमें भी रोल ऑफ एजुकेशन क्या है कि प्रमोटिंग कैपेसिटी टू वेलकम एंड एक्सेप्ट सोशल चेंज। यानी कि जब इंसान शिक्षित हो जाता है ना, तो वो चेंज से नहीं घबराता, बदलाव से नहीं घबराता, उसको अच्छा लगता है नया चेंज एक्सेप्ट करना, नई नई चीजें यूज करना। तो चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है इंसान जब उसके अंदर क्षमता आ जाती है, पढ़ लिख लेता है अगर इंसान। नेक्स्ट देखो, एजुकेशन ब्रिंग्स फिनोमिनल चेंज इन दीज सोसाइटीज, यानी कि एजुकेशन ने बहुत चेंजेस लेके आए सोसाइटी में, लोगों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आया चीजों को लेके,
जो जाति पात था ना, सबसे बड़ा चेंज उसमें आया कि उस चीज से लोग ऊपर उठने लगे कि जाति वगैरह कुछ नहीं होती, लोगों का जो कर्म होता है ना वो ज्यादा बड़ा होता है, इस चीज को लोग समझने लगे। ये जिसने भी अनम्यूट कर रखा है उसको म्यूट करो। कौन है? देन है एजुकेशन हेल्प टू रिमूव द पॉवर्टी, एजुकेशन की हेल्प से पॉवर्टी, गरीबी कम हुई। ठीक है, गरीबी कम हुई, लोग पढ़े लिखे बनने लगे और उस हिसाब से ही जॉब अपनी चुनने लगे, करने लगे। नेक्स्ट में भी ये देखो पॉवर्टी ही है, थर्ड और सेकंड पॉइंट सेम है, एजुकेशन हेल्प टू रिमूव द पॉवर्टी, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट सेम है। फिर फिफ्थ है क्रिएट्स द प्रोफेशनल एफिशिएंसी, प्रोफेशनल एफिशिएंसी बढ़ने लगी लोगों की। अवेकिंग द इंडिविजुअलिटी, यानी कि लोगों के अंदर की जो व्यक्तिगत चीजें थी उससे लोग अपने आप को समझने लगे, चाहे वो बिजनेस के तौर पे हो, उनके अंदर की क्वालिटीज हो गई, उससे रिलेटेड अपने बारे में लोग ज्यादा समझ रखने लग गए। प्रोविजंस क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं, आर्टिकल्स कराए हैं क्या कभी अभी तक? आर्टिकल्स मतलब संविधान में जो आर्टिकल्स हैं किसी से भी रिलेटेड वो करे हैं अभी तक? एक दो ही करे थे ना, इसमें दो चार इसमें भी मेंशन है इंग्लिश की बुक में, वही है शायद, पीछे वाले ही होंगे इसमें। तो इसको एक बार बस रीड कर लीजिएगा, आर्टिकल्स ज्यादा इसमें है नहीं। आर्टिकल 14 हो गया इंपॉर्टेंट जो है, लिख लो कौन कौन से पढ़ने आपको, वरना आज यूनिट 3 नहीं स्टार्ट हो पाएगी अगर ये स्टार्ट किया तो। आर्टिकल 14 एक बार पढ़ लेना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सबको समानता का अधिकार है, साथ साथ लिख लो ताकि याद रहेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 है कि किसी को भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी धर्म जाति रिलीजन कुछ भी फॉलो करता हो, आर्टिकल 15 हो गया। जस्ट इतना ही आपको याद रखना है, इसमें कोई और डिटेल नहीं है, बस इतना ही याद रखना है कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। ये हो गया समानता का अधिकार, कि सभी को समानता का अधिकार है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये है कि आप किसी के साथ भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग या समुदाय से बिलोंग करता हो। और है आर्टिकल 46 भी एक बार पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 46, ये भी वीकर सेक्शन के लिए है क्योंकि राइट्स को प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 29 कर लीजिएगा, 29 एंड 30 एक साथ भी कर सकते हैं आप। आर्टिकल 29 एंड 30 ये माइनॉरिटी से रिलेटेड है, ये दोनों आर्टिकल। ये वाला शायद कराया था मैंने, माइनॉरिटीज वाला, माइनॉरिटी से रिलेटेड है ये आर्टिकल। माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक। दो आर्टिकल, दो लॉज नहीं है वो, दो एक ही से रिलेटेड है, जैसिका उसको ध्यान से पढ़ो, वो दो एक ही से रिलेटेड है, वीकर सेक्शन या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से ही वो रिलेटेड है। आर्टिकल 29 और 30 हो गया अल्पसंख्यकों के लिए। तो बस इतने आपको एक बार पढ़ने, और बाकी जो पहले करने थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। इसी में देखो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है एक टॉपिक इंग्लिश में, पेज 227 पे, मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। जस्ट रीड करने वाला टॉपिक है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। विमेन एजुकेशन वाले टॉपिक में से क्या करना है वो निकाल लीजिए, पेज नंबर 229 इंग्लिश की बुक में से, पेज 229। क्या पढ़ना है इसमें से? कोठारी कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड, वही है इसमें, कि प्राइमरी स्टेज पे उनके लिए क्या करना चाहिए, सेकेंडरी स्टेज पे उनके लिए इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होने चाहिए, क्रैचेस वगैरह खोले जाने चाहिए, मिड डे मील यूनिफॉर्म ये सब उपलब्ध कराना, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, पब्लिक का कोऑपरेशन लिया जाए, साथ में उनको स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दी जाए, बैकवर्ड एरियाज में जो रह रहे हैं वहां पे फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाए। लास्ट है टॉपिक टीचर से रिलेटेड है एक टॉपिक, इस पे आ जाइए पेज नंबर, टीचर एंड सोसाइटी अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ टीचर स्टेटस, पेज नंबर 238 पे आइए इंग्लिश में, 238। इंग्लिश मीडियम वाले पहले मार्क करिए, फिर हिंदी मीडियम वालों को बताऊंगी। फ्यू आइडियाज पे आ जाइए, हेयर आर आ फ्यू आइडियाज, सबसे नीचे पेज 238 पे।
कि टीचर्स की क्या क्या ड्यूटी बनती है, टीचर्स का क्या क्या रोल है। फ्यू आइडियाज गिवन है। देखो पहला है इंकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन विद आइडियाज अमंग स्टूडेंट्स। अगर आपके पास कोई भी नया आइडिया है तो बच्चों के साथ उसे शेयर करें, उसको लेके एक्सपेरिमेंट करें, पार्टिसिपेशन करवाएं बच्चों का साथ में क्लासरूम में। ये है। नेक्स्ट है आपका टीच स्टूडेंट्स हाउ टू थिंक इंस्टेंट ऑफ टीचिंग देम व्हाट टू थिंक। तो स्टूडेंट्स को अगर सोचने वाली बात है कि बच्चों को थिंक करना सिखाना है, तो बच्चों को ये सिखाइए कि कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक। बच्चों को सिखाइए हाउ टू थिंक, कैसे सोचते हैं, बल्कि उन्हें ये मत सिखाइए व्हाट टू थिंक। उन्हें ये मत बताइए क्या सोचना है आपको। व्हाट वाला नहीं सिखाना आपको, आपको सिखाना है हाउ टू थिंक। बच्चों को ये सिखाना है कि कैसे सोचना है। थर्ड है प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू एक्सपेक्ट द नीड ऑफ फॉर चेंज एंड टू बिलीव इन देयर ओन एबिलिटी टू टेक पॉजिटिव स्टेप फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। कि बच्चों को ये सिखाइए कि चेंज से ना घबराएं, बदलाव से ना घबराएं, अपने काबिलियत में विश्वास रखें, अपनी काबिलियत में विश्वास रखें और सोसाइटी की, समाज के बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ आप स्टेप्स लीजिए। नेक्स्ट है मेक क्लासरूम प्रोसेसेस डेमोक्रेटिक to establish the idea that if we actively participate in our communities, we can help make decisions about how they function. इसमें यह है कि क्लासरूम को लोकतांत्रिक रखिए, बच्चों को बोलने की लोकतांत्रिक क्या होता है, जहां पे बच्चों को बोलने की अपॉर्चुनिटी आप देंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना उन्हें सिखाइए कि अपने अपने समुदाय में कैसे हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। और लास्ट है आपका पॉइंट फैसिलिटेट डिस्कशन अमंग टीचर्स एज अ ग्रुप स्टार्टिंग विद स्टूडेंट टीचर अबाउट द डिस्कशन दे कैन मेक टू ड्राइव सोशल चेंज। तो टीचर्स के बीच भी आपस में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, डिस्कशंस होना चाहिए सोशल चेंज से रिलेटेड। तो इतना ही है बस इसमें। ये लास्ट के जो आज हमने टॉपिक्स करिए बहुत शॉर्ट शॉर्ट थे, सिर्फ रीड वाले हैं ये तीनों टॉपिक्स। सिर्फ रीड आपको करने हैं इन तीनों टॉपिक्स को। हिंदी में आ जाइए 254 पेज पे, रोल ऑफ टीचर इन सोशल चेंज। रोल ऑफ टीचर इन सोशल चेंज, समाज में बदलाव कैसे कर सकती है वो है इसमें। तो पेज नंबर 254 पे हिंदी में सोशल चेंज में क्या कर सकती है, टीचर को नए नए से नहीं डरना, फियर ऑफ रिजल्ट्स ऑफ न्यू थिंग। नई चीजों से नहीं डरना, नवीनता के परिणामों का भय। कि अगर हमने कुछ नया कर लिया, मान लीजिए क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया बच्चों से रिलेटेड, कुछ एक्टिविटी करा ली, अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव भी आता है, गलत भी आता है, तो एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया। बाद के लिए आपको कोई रिग्रेट तो नहीं रह गया कि काश मैं वो मेथड ट्राई कर लेती या कर लेता तो वो अच्छा निकल जाता। एक बार आपने ट्राई कर लिया, आपको पता लग जाएगा। तो नई चीजों से ना घबराएं। फिर है सामाजिक परिवर्तन से कुछ लोगों के स्वार्थों की पूर्ति, टू फुलफिल द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ सम पीपल ड्यू टू सोशल चेंज। डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन यानी कि अकेलेपन, अलग होने से ना घबराएं कि आप अलग दिखेंगे, पूरे अलग दिखेंगे तभी तो कुछ नया करेंगे, तभी तो आपकी पहचान बनेगी, तो उस चीज से ना घबराएं। फिर है सांस्कृतिक जड़ता, कल्चरल इनर्शिया, जो पैरों पैरों को जकड़े हुए है ना हमारा कल्चर हमें, कि ऐसा करेंगे तो यार लोग क्या कहेंगे, वैसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, उन चीजों से बाहर निकलिए। नेक्स्ट है कि सोशल चेंज को इवेल्युएट करिए, नए चेंजेस को बनाइए, जन्म दीजिए। टू इंक्रीज नॉलेज, ज्ञान का विकास करना। टू स्टैब्लिश एटर्नल वैल्यू, शाश्वत मूल्यों को स्थायी रखना, यानी कि नए चेंज से तो करिए, नए चेंज को एक्सेप्ट करिए, लेकिन पुराने मूल्यों को भूले बिना। टू सेटअप एन आइडियल बिफोर द स्टूडेंट, बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करिए। टू गिव नॉलेज ऑफ सोशल चेंज टू अदर पीपल, दूसरों को भी चेंज के लिए प्रोत्साहित करिए कि नए बदलावों को एक्सेप्ट करना जरूरी है, नए बदलावों को एक्सेप्ट करना जरूरी है। हेलो, जो बच्चे ऑनलाइन है एक बार कमेंट करिएगा, आवाज आ रही है आप सबको? ओके, चलो नेक्स्ट अब यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 आपकी फिनिश हुई, दोनों आपकी लेंदी यूनिट्स अब आपकी फिनिश हो गई हैं। यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 तक कोई कंफ्यूजन है? आज तो सामने ही हो, अब मैं पूछ लेती हूँ ऐप में, यूट्यूब पे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। कोई कंफ्यूजन है किसी को? करिश्मा, मेनका, इशिका, आयुष, जसिका, योगिता, जितने भी मेंबर्स हैं, एनी कंफ्यूजन? पढ़ना स्टार्ट किया? पढ़ोगे जब तो कंफ्यूजन होगी। पढ़ना ही नहीं स्टार्ट किया इसका मतलब?
ऐसा तो है नहीं कि कोई कंफ्यूजन नहीं होती। हाँ बोलो क्या है। एक एक वर्ड थोड़ी पढ़ा है मैंने बुक का, कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन निकलनी चाहिए। पढ़ा ही नहीं है ना। पता है ना कितना लेंदी था फर्स्ट यूनिट, याद है ना। सेकंड भी लेंदी ही थी ऑलमोस्ट, थर्ड भी लेंदी लगेगी, लेकिन मैं थर्ड को बहुत शॉर्ट में लेके ही चलूंगी। कर दिया स्टार्ट स्टडी करना। तो रीड करते हैं सब मिक्स हो जाता है। हाँ जी मंजू बोलिए। मिक्स नहीं होगा ना, टॉपिक वाइज करो ना, क्यों मिक्स होगा। ये आपको अभी आप फर्स्ट ईयर में है ना, देखो ये कंफ्यूजन आएगी आपको कि सब सेम ही तो है। सब सेम ही तो लग रहा होगा ना कि ये टॉपिक भी सेम है, महात्मा गांधी भी सेम बात बोल रहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी सेम बात बोल रहे थे। ये मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ही, जब उस बिल्डिंग में क्लास हुई थी तभी मैंने आपको बताया था कि आपको सेम लगेगा, आपको कीवर्ड्स पकड़ के रखने हैं सबके। जैसे महात्मा गांधी जी का बेसिक क्राफ्ट को, हैंडीक्राफ्ट को पकड़ के रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का और रूसो का आपको इन्वायरमेंट को पकड़ के रखना है, इन्वायरमेंट से मॉन्टेंसरी का मॉन्टेंसरी मेथड को पकड़ के रखना है। तो एक एक उनके कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड विवेकानंद जी का, ऐसे ऐसे करके उन्हें याद रखने हैं। थ्योरीज में, कौन सी थ्योरीज में, थ्योरीज का गई अच्छा रचना मैम की क्लास में। तो वो तो अभी तो आपका धीरे धीरे माइंड में बैठेगा, इसी में मिल जाएगी, वेबसाइट पे मिलेगी मंजू। सेम ही लगता है स्टार्टिंग में, हाँ ऐसे ही लगता है। सेकेंड ईयर में तो आपको और लगेगा कि ये सब तो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। सेकेंड ईयर में ऐसे ही लगता है कि ये सब तो पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे करते रहो, आपको आ जाएगा। जब पेपर लिखने बैठोगे ना तो आप अपने आप लिख लोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी उस टाइम। अब थोड़ा नया टॉपिक है, उस सब एजुकेशन वाले जो टॉपिक थे अभी तक जितने भी, उनसे थोड़ा बाहर निकल के आ जाइए पेज नंबर 259 पे। पेज नंबर 259 पे। साक्षी एक बार इंस्टीट्यूट में कॉल करके पता करो, एक बार इंस्टीट्यूट में कॉल करो, तिवारी सर को या किसी और को, जो भी आपके काउंसलर है उनसे कॉल करके पता करिए। चलो, पेज नंबर 259 इन हिंदी एंड 242 इन इंग्लिश। लर्निंग, लर्नर एंड टीचिंग। लर्निंग से रिलेटेड टॉपिक है कि लर्निंग क्या होता है, अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। अधिगम से रिलेटेड एक टॉपिक हम यूनिट 1 में भी कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ लर्नर जैसा कुछ हमने किया था ना, कि बॉडी के ऑर्गन्स के थ्रू सीखना, या जानवर कैसे सीखते हैं, इंसान कैसे सीखते हैं, इससे रिलेटेड शायद हमने एक टॉपिक किया था। तो उसी से रिलेटेड ही है थोड़ा, उसी से रिलेटेड ही है थोड़ा। तो देखो सबसे पहले लर्निंग को डिफाइन किया गया है। लर्निंग क्या होती है, ऐसी चीज, अधिगम, अधिगम को कभी भी एजुकेशन से कंफ्यूज मत होना। एजुकेशन से कंफ्यूज मत होना, जो एजुकेशन फॉर्मली लेते हैं ना हम स्कूलों में जाके जो पढ़ते हैं, उससे इसको कंफ्यूजन क्रिएट मत करना अपने माइंड में कि सीखना, लर्न करना कोई चीज और एजुकेशन स्कूल्स में जाके लेना या इंस्टीट्यूट में जाके लेना, दोनों सेम चीज है। दोनों सेम चीज है, इस चीज को लेके कभी भी कंफ्यूजन मत रखना। अधिगम एक ऐसी चीज है कि आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, कहीं से भी चलते फिरते कुछ सीख रहे हैं, किचन में कोई काम कर रहे हैं तब कुछ सीख रहे हैं, कहीं रोड पे जा रहे हैं तब कुछ सीख रहे हैं, क्लास में बैठे हैं तब कुछ नया सीख रहे हैं, फोन चला रहे हैं तब कुछ नया सीख रहे हैं। तो अधिगम और एजुकेशन एक अलग अलग चीज है। अधिगम और एजुकेशन, अधिगम स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, बाय बर्थ स्टार्ट हो जाता है। अधिगम स्टार्ट हो जाता है बाय बर्थ। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहले बच्चा क्या यूज करना शुरू करता है, अपने हाथ पांव मारना शुरू करता है ना, धीरे धीरे फिर अपना सिर हिलाना शुरू करता है, 4-5 महीने का जब हो जाता है तो सिर के थ्रू रो के कोई चीज बताता है, फिर धीरे धीरे क्या पहचानना शुरू कर देता है, अपने पेरेंट्स की आवाज को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। ओके, हाँ जी, हाँ 3.1 बिल्कुल सेम है, मुझे पता है पेपर 1 में भी है ये टॉपिक लर्निंग वाला। फिर धीरे धीरे अपने पेरेंट्स की आवाज भी पहचानना शुरू कर देता है, धीरे धीरे चीजों को समझ जाता है कि अगर मुझे भूख लग रही है अपने पेरेंट्स को मैं कैसे बताऊंगा। तो वो क्या कर रहा है, अधिगम कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, चीजों की सीख रहा है। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को आपने कई बार देखा होगा, अगर आपने मोमबत्ती जला के रख दी या गैस के पास उन्हें हम जाने के लिए मना करते हैं, या कोई भी आग वाली चीज रहती है उन्हें मना करते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि उसको हम टच करेंगे तो हम जल जाएंगे। बच्चे नहीं मानते, आप कितना ही बोल लीजिए, जब तक वो टच नहीं कर लेंगे ना उस चीज को, जल नहीं जाएंगे एक बार, तब तक वो नहीं मानते उस चीज को। फिर जैसे ही उन्होंने उस चीज को टच कर लिया,
वो चीज क्या हो जाएगी, लर्निंग में आ जाएगी कि नहीं यार ये सही थी, ये बात इससे मैं जल सकता हूँ, वो उन्होंने नई चीज सीख ली। तो जो लर्निंग होती है बाय बर्थ स्टार्ट हो जाती है, और खत्म कब होती है, जब इंसान की डेथ होती है तभी खत्म होती है। लेकिन एजुकेशन में ऐसा नहीं है ना, एजुकेशन फॉर्मली जो लेते हैं वो स्कूल्स में ही स्टार्ट होती है, स्कूल के एट द एंड खत्म हो जाती है वो। लेकिन अधिगम क्या होता है, स्टार्ट होता है जन्म के साथ और खत्म होता है जब इंसान की डेथ हो जाती है। अधिगम में क्या होता है, परिवर्तन सीखते हैं हम धीरे धीरे। आज हमने कोई एक मेथड सीखा, मान लीजिए किचन का कोई काम है, चाय बनाना सीख रहे हैं आप फर्स्ट टाइम, आज हमने कोई अलग मेथड सीखा चाय बनाने का, फिर हम नेक्स्ट डे किसी और को देख रहे हैं चाय बनाते हुए, तो कुछ परिवर्तन हुआ हमारे माइंड में कि यार ऐसे भी हो सकता है ये काम। आज हमने मान लीजिए आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपका एक पढ़ने का तरीका है कि भाई पहले मैं टॉपिक्स देखूंगा, फिर मैं उनके पॉइंटर्स बनाऊंगा, फिर मैं उनको दोबारा रिवाइज करूंगा, ये मेथड है। फिर मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, वो किसी और मेथड से पढ़ रहा है, वो किसी और मेथड से पढ़ रहा है, आपकी भी लर्निंग हो गई कि यार ये मेथड ज्यादा इजी है, मैं इससे पढ़ लेता हूँ। तो इसके साथ साथ क्या होता है, लर्निंग के साथ आपकी नॉलेज में वृद्धि होने लगती है, नॉलेज में भी, और आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होने लगते हैं, यानी कि आपके कौशलों में भी विकास होने लगता है, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होने लगती है। लेकिन अधिगम हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता, अधिगम हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता कि हम अच्छी आदतें सीख रहे हैं। कई बार जो पिक पॉकेटर्स होते हैं, चोरी कर लेते हैं ना, जो सामान चोरी कर लेते हैं या कुछ और चोरी कर लेते हैं, तो वो भी तो लर्निंग ही है, सीखा ही तो है उन्होंने कि कैसे जेब काटनी है किसी की, कैसे घर में चोरी करनी है घुस के, ये चीज भी सीखी है। तो अधिगम हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, ये साथ साथ लिखते जाइए, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है बाद में याद रहेंगे इसको। नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा अधिगम पॉजिटिव नहीं होता, हमेशा अधिगम पॉजिटिव नहीं होता, नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा तो चलता रहता है, कुछ ना कुछ डेली हम नया सीखते रहते हैं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। बर्थ से डेथ, डेथ तक चलता रहता है। इसको और भी क्या बोलते हैं, वॉर्म टू टॉम, मैम ने शायद बताया भी होगा आपको अगर ये टॉपिक किया है तो। वॉर्म टू टॉम यानी कि माँ के गर्भ से लेके जब तक हम कब्र में नहीं चले जाते, जब तक हम कब्र में नहीं चले जाते तो अधिगम आपका चलता रहता है। तो ये अधिगम को लेके चीजें हैं, लर्निंग को लेके। अब कुछ डेफिनेशंस गिवन है दोनों बुक में, मार्क कर लो, एक बार डेफिनेशंस मार्क कर लो। एक हिंदी में है, देखो बर्नेट की डेफिनेशन, इसे भी कर सकते हो। बर्नेट बोलते हैं क्रिया और अनुभव के द्वारा व्यवहार में ऐसे परिवर्तन को अधिगम कहते हैं जो समायोजन के ढंग को उन्नतशील बना देता है। यानी कि लर्निंग हमें एक्सपीरियंस से भी हो सकती है, हमें क्रिया, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके थ्रू भी लर्निंग हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे किस में चेंज आएगा, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, जिसकी वजह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो बर्नेट की डेफिनेशन भी अच्छी है। किंग्सले की डेफिनेशन है, वो भी आप कर सकते हो। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार का अभ्यास, देखो लर्निंग वाली इस यूनिट में से ना एक टॉपिक आना आपका कंफर्म है कि व्हाट इज लर्निंग, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन में आए चाहे लॉन्ग में आए। व्हाट इज लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग क्या होता है, लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो डेफिनेटली आता ही है ये क्वेश्चन। इसको आप बाय हार्ट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न होने चाहिए कि इंग्लिश में भी मेंशन है, हिंदी में भी मेंशन है, बाय हार्ट। ये क्वेश्चन शॉर्ट में या लॉन्ग में आता ही आता है। तो उस क्वेश्चन को आप ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, पहले थोड़ा सा उसका मीनिंग डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन दे दी, दो मिनिमम दो डेफिनेशन अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो, दो या दो से ज्यादा अगर आपसे लर्न हो सकती है तो वो। इंग्लिश वाले बच्चे मार्क करो, एक डेफिनेशन क्रो एंड क्रो की। अंजलि अनम्यूट, अपने आप को म्यूट करो। एक डेफिनेशन क्रो एंड क्रो की है, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड स्किल्स, बहुत अच्छी डेफिनेशन ये है बता क्रो तो एंड देती क्रो मैं की। ट्राई पड़ी हूँ। अंजलि म्यूट करो अपने आप को, अंजलि गर्ग। एक डेफिनेशन है गेट्स की, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, गेट्स की डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है। गिलफोर्ड की डेफिनेशन भी इसमें बहुत अच्छी है। गिलफोर्ड, लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, अपने व्यवहार से करते करते ही अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। गेट्स क्या कहते हैं, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, वो बताते हैं कि अनुभव की वजह से हमारे बिहेवियर में जो बदलाव आते हैं उसको अधिगम कहते हैं। स्किनर की डेफिनेशन भी कर सकते हो, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्शन, कुछ भी हम सीख रहे हैं हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते ही आते हैं। अब आ जाओ इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी में तो देखो 10 ही दे रखे हैं आपके करेक्टरिस्टिक्स, इंग्लिश में 20 दे रखे हैं, डबल है उसके, इंग्लिश में 20 दे रखे हैं। तो देखो
लिख लो चाहे तो साथ साथ में, या इसमें मेंशन होंगे तो मार्क भी कर सकते हो। पहला, लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस वाला नहीं है हिंदी में पॉइंट, तो इसको लिख लो। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम विशेषताएं या अधिगम की, अधिगम निरंतर चलने वाली, नहीं, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है, कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है। इसके अंदर वो ही वार्म टू टॉम वाला एग्जांपल दे सकते हो, कभी भी रुकती नहीं है। फिर है लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, इंग्लिश का सेकंड पॉइंट है लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, हिंदी में भी वही सेकंड पॉइंट है, मार्क कर लो। लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम की वजह से हमारे व्यवहार में पॉजिटिव चाहे नेगेटिव परिवर्तन तो आता है, पॉजिटिव भी चाहे नेगेटिव भी परिवर्तन तो आता ही है इसके फलस्वरूप। थर्ड है देखो, इंग्लिश में थर्ड है लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, और इसमें हिंदी में है, हिंदी में है एट्थ पॉइंट, हिंदी में वही है एट्थ पॉइंट, अधिगम सार्वभौमिक, सार्वभौमिक होने का क्या मतलब है, चाहे इंसान इंडिया में रहता हो, चाहे इंसान चाइना में रहता हो, यूएस में रहता हो, फ्रांस में रहता हो, कहीं भी रहता हो, या गर्ल हो बॉय हो। पेज नंबर 26 नहीं है, पेज 261 है, 26 नहीं है 261 है, हाँ सेम पॉइंट्स है। तो इंसान चाहे गर्ल हो बॉय हो, किसी भी कास्ट का हो, कहीं भी रहता हो, कोई भी धर्म फॉलो करता हो, सबके लिए यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक होता है। नेक्स्ट है देखो, इंग्लिश में फोर्थ पॉइंट लर्निंग इज एडजस्टमेंट, और हिंदी में भी फोर्थ पॉइंट है वही, अधिगम समायोजन है। समायोजन का मतलब कि जब हम कुछ सीखते हैं, छोटा बच्चे के लिए इसमें एग्जांपल यूज कर सकते हो कि छोटा बच्चा जब कुछ सीखता है तो धीरे धीरे समाज में समायोजन बनाना शुरू कर देता है कि कैसे हमें रहना है। पहले तो बहुत इधर से उधर भागता है छोटा बच्चा, छोटा जब होता है उसको नहीं समझ आता कैसे उठना है कैसे बैठना है समाज में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो सीखता है समाज में समायोजन करना सीख जाता है, एडजस्टमेंट करना सीख जाता है। फिर है फिफ्थ पॉइंट आपका, लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड, हिंदी में भी फिफ्थ पॉइंट ही है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण व लक्ष्य निर्धारित होता है। ऐसा 100% कई बार नहीं होता, ये जो फिफ्थ पॉइंट है ऐसा 100% कई बार नहीं होता कि हम कोई चीज पर्पसफुली सीख रहे हो, कई बार हम बिना पर्पस के लिए भी हम सीख जाते हैं कोई नई चीज, कि हमने नहीं सोच रखा होता ये चीज हमें आ जाएगी करनी, लेकिन आ जाती है कई बार करनी, है ना। कई बार हमें, हमने नहीं सोच रखा होता कि हमें ये चीज आ जाएगी, लेकिन फिर भी आ जाती है करनी। और लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड यानी कि किसी ना किसी उद्देश्य से हम कोई ना कोई चीज सीखते हैं, ड्राइविंग करने सीखने जा रहे हैं, स्विमिंग करने सीखने जा रहे हैं, कोई भी नई चीज सीख रहे हैं, गाना 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 सीख रहे हैं, डांस करना सीख रहे हैं, कोई एक्टिंग सीख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, गोल ओरिएंटेड हो गया, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य है। इसमें मेंशन है वैसे अधिगम कभी उद्देश्यहीन नहीं होता, लेकिन मेरा मानना यह है कि कभी कभी उद्देश्यहीन भी हो जाता है, कई बार बिना सोचे भी हम कई चीज सीख लेते हैं, अधिगम हो जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट सिक्स पॉइंट, इंग्लिश में लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, हिंदी में शायद ये वाला पॉइंट नहीं है, हिंदी में नहीं है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट विकास का एक तरीके से प्रक्रिया है, अधिगम विकास, विकास की प्रक्रिया है, लिख लो। यानी कि लर्निंग होगी अगर हमें अधिगम होगा किसी चीज का, तो हमारा डेवलपमेंट भी विकास भी साथ साथ होता रहेगा, हमारा विकास भी साथ साथ होता रहेगा। सेवेंथ है आपका लर्निंग इज न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, हिंदी में है ये, हाँ थर्ड पॉइंट है हिंदी में देखो, अधिगम अनुभवों की नई व्यवस्था है, लर्निंग इज द न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, हिंदी में टेंथ पॉइंट नहीं, टेंथ वो अलग है, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट है वो, प्रोसेस नहीं है वो, योग्यता प्रोसेस नहीं है वो, प्रोग्रेस है वो, अलग पॉइंट है। तो क्या कौन से पॉइंट पे थे, न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस यानी कि जो भी अनुभव होते रहते हैं हमारे दिमाग में, बैठते रहते हैं एक एक करके, एक एक करके हमारे दिमाग में वो लाइन वाइज बैठते रहते हैं, जो भी हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, नए एक्सपीरियंस,
पुराने में नए जुड़ते जाते हैं। ठीक है, पुराने कोई एक्सपीरियंस हमें हुए, अनुभव हुए, उसमें नए एक्सपीरियंस जुड़ते जाते हैं। फिर है लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरमेंट। लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरमेंट हिंदी में फिर से नहीं है ये। एक्टिविटी एंड एनवायरमेंट यानी कि वातावरण के थ्रू कोई ना कोई चीज हम सीखते रहते हैं। क्रिया और वातावरण के थ्रू, क्रिया और वातावरण के अंतःक्रिया के थ्रू हम चीजें सीखते रहते हैं। क्रिया और वातावरण की अंतःक्रिया। फिर लर्निंग हेल्प्स इन अचीविंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग की वजह से हम टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं उनको पूरा करते हैं, उद्देश्य को, जो भी हमारे उद्देश्य बनाए गए हैं उसके शिक्षण और अधिगम के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। शिक्षण और अधिगम के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अधिगम की मदद से शिक्षण और अधिगम के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे हम सबका उद्देश्य क्या है कि आपको ये सारे टॉपिक्स आ जाए करने। ठीक है, आप एक अच्छे टीचर बन जाएं। अब आप ये टॉपिक सीख रहे हैं तो ये धीरे धीरे आपके उद्देश्यों की तरफ ही तो बढ़ रहा है। इसी का मीनिंग यही है कि टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे आपके पूरे होने लगते हैं। अधिगम और शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति होती है अधिगम से। फिर है लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। 10th पॉइंट है, हिंदी में 9th पॉइंट है। अधिगम स्थानांतरित होता है, यानी कि एक जगह के जो हमने सीखा गया है उसको हम दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे होता है ना, आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि भाई साइकिल चलानी आती है तो स्कूटी या बाइक या स्कूटर जल्दी चलाना सीख जाएंगे। तो एक जगह पे सीखी हुई चीज हमें दूसरी जगह के पे काम आ जाती है लर्निंग में। जैसे एक भाषा अगर हमने सीखी है, मान लीजिए दो भाषा कोई सिमिलर है, हरियाणवी या हिंदी ले लीजिए, या कोई और भाषा हो गई, भोजपुरी हो गई या कोई और भाषा हो गई, तो अगर आपको हिंदी आती है तो वो भाषा आप अच्छे से सीख लेंगे। उस सेंस में अगर कोई फॉरेनर है, उसको सीखनी है, अगर उसको हिंदी आती है तो वो इंडिया की कोई अन्य भाषा मिलती जुलती इजिली सीख लेगा। तो लर्निंग स्थानांतरित होती है, एक जगह पे सीखी हुई चीज आप दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे पहले पहले कंप्यूटर्स जब नहीं होते थे, टाइपराइटर्स होते थे, तो टाइपिंग तो टाइपराइटर्स तो ऐसे ही होते थे। तो वो सीखी हुई चीज जब कंप्यूटर्स आ गए तो वो हेल्पफुल हुई थी लोगों को उस टाइम। पहले वो बड़े वाले कंप्यूटर्स होते थे, पीछे से वो वैक्यूम ट्यूब वाले काइंड ऑफ होते थे ना, वो चलाना लोगों को आता था, तभी तो लोगों को ये चलाना आया। तो वही है, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट है 11th पॉइंट, लर्निंग इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। लर्निंग व्यक्तिगत, हिंदी में है 6 पॉइंट, व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित होता है। असाइनमेंट ये सब आप काउंसलर से पूछा करो। योग्यता, इसके असाइनमेंट वगैरह के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, ये सब आपके जो भी काउंसलर होंगे ना उनसे आप बात करिए। लर्निंग इज रिलेटेड टू पर्सनल एंड सोशल नीड्स, यानी कि खुद की हमारी अगर व्यक्तिगत जरूरतें हैं, मान लो मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे को कार चलानी आ जाए, तो मेरी वो पर्सनल नीड हो गई, उसके लिए मैं सीखने जाऊंगी, तो वो मेरी पर्सनल नीड्स को पूरा कर दिया मेरे अधिगम ने। कुछ अगर पूरी सोशल समाज की नीड है कि हमें कोई सीखना है, जैसे कोविड आया था, तो पूरे समाज की नीड थी ना कि हमें घर घर में एंटर होते ही हमें हाथ धोने हैं, कपड़े चेंज करने हैं, सैनिटाइजर यूज करना है, तो वो पूरी समाज की नीड थी। हेलो सर। यस सर। हाँ जी। बख्श दो सर। हाँ जी, तो सोशल नीड्स यानी कि समाज की भी कुछ अपनी जरूरतें होती हैं, उनके लिए भी अधिगम होता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है देखो, तो 10 करेक्टरिस्टिक्स इनफ नहीं होंगे। अगर 10 तब इनफ होंगे जब आप उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे पा रहे हो हर पॉइंट में, तब तो 10 इनफ होंगे। लेकिन 10 के 10 ही अगर आप करके जाओगे एग्जाम में, कभी भी 10 के 10 याद नहीं रहते, चाहे आप कितना भी रट्टा लगा के चले जाओ। तो कोशिश करिए कि ज्यादा लर्न करके जाओ, क्योंकि एग्जाम में एक आधे आप भूल ही जाओगे, वैसे भी भूल जाते हैं इंसान।
फिर है नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, कि लर्निंग पूरे व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। लिखो, लर्निंग व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। लर्निंग अधिगम व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। लर्निंग होगी तो हम कुछ अच्छा सीखेंगे, अच्छी हमारी पर्सनालिटी बनेगी, अच्छे हमारे पूरे हर चीज का विकास होगा, हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है लर्निंग इज रिसर्च। लर्निंग एक तरीके की रिसर्च है, यानी कि लर्निंग क्या है, एक तरीके का अनुसंधान है। अनुसंधान करने का मतलब है कि जब हम कुछ नया सीख रहे हैं तो हम किसी नई चीज की खोज ही तो कर रहे हैं अपने लिए, तो हमारे लिए वो खोज है वो चीज ना। तो एक तरीके से लर्निंग क्या है, रिसर्च है। हाँ, यही होता ही है कशिश, यही होता है कि जो ये ऊपर के पॉइंटर्स रहते हैं ना, जो ये हेडिंग्स आप देख पा रहे होंगे अपनी बुक में, कि इनको आप थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में लिखिए कि लर्निंग इज दिस, लर्निंग इज दिस, और उसके अंदर का डिफाइन आप अपने तरीके से करेंगे, अपने एग्जांपल्स के थ्रू। यही होता है। नो वन कैन लर्न द होल बुक। आप सब पूरी पूरी बुक याद करके नहीं जा सकते, एक एक पॉइंट की एज इट इज आप लिख रहे हो, इसलिए आपको समझाए जाते हैं टॉपिक, वरना तो आप खुद से भी रीड कर लो। देन है आपका लर्निंग हो गया, रिसर्च की लर्निंग अनुसंधान है कि हम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। फिर लर्निंग इज डिटरमाइंड बाय कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस। ये वाला पॉइंट तो होना चाहिए हिंदी में, इसमें लिख लीजिए हिंदी में कि हम चेतन व अचेतन मन से भी लर्निंग हो जाती है। चेतन एवं अचेतन, अचेतन, चेतन व अचेतन लर्निंग भी हो जाती है, यानी कि कॉन्शियस है अगर आप अभी कॉन्शियस है इस टाइम, कॉन्शियसली बैठे, कॉन्शियस होने का मतलब है कि आपका दिमाग यही है, आई विश यही है। ठीक है, तो चेतन का ये मीनिंग होता है कि आप कॉन्शियसली कोई चीज सीख रहे हैं, कि आप सोच के आए हैं कि आज आप ये चीज सीखेंगे, कॉन्शियसली कोई चीज सीख रहे हैं। अनकॉन्शियस वही जो मैंने पहले बताया था कि कई बार हमें नहीं पता होता, हम वो चीज सीख लेते हैं, अनकॉन्शियसली माइंड में हम वो चीज सीख लेते हैं, तो उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस, यानी कि अचेतन माइंड से। फिर है ऑल मोड्स ऑफ बिहेवियर आर अफेक्टेड बाय लर्निंग, कि लर्निंग से हमारा हर तरीके का व्यवहार इफेक्ट होता है, हर तरीके के व्यवहार में इफेक्ट आता है, हमारी पर्सनालिटी में, हमारी स्किल्स और नॉलेज, जो अभी इससे पहले था ना यहाँ पे पेज पे लिखा था कि हमारी नॉलेज में भी परिवर्तन आता है, हमारे स्किल्स में, हमारे एटीट्यूड में। ठीक है, हमारे एटीट्यूड में, हमारी नॉलेज में, हमारे स्किल्स में, हर तरीके से हमारे लर्निंग हमें इफेक्ट करती है। हमारा व्यक्तित्व, हमारा मोटिवेशन, हमारा डर, हमारी खुशी, हर चीज इफेक्ट होती है हमारी लर्निंग से। नेक्स्ट है आपका लर्निंग इज अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। लर्निंग मतलब लाइफ में आए हैं, जीवन मिला है तो लर्निंग होगी, इसका ये मीनिंग है। फिर है लर्निंग इज द टोटल रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल टू टोटल सिचुएशन। एग्जैक्टली में बिल्कुल बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो 17th पॉइंट में आपके लिखी है। लर्निंग इज द टोटल रिएक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, कि आप लर्निंग तो करने आए हैं, लेकिन आपका खुद का रिएक्शन उस पूरी सिचुएशन पे आपकी लर्निंग बताएगा कि आप लर्निंग कर रहे हो कि नहीं। दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, इसका ये मीनिंग हुआ कि जैसे मान लो आप सब अभी पढ़ने आए हो, कुछ सीखने आए हो, लर्न करने आए हो कुछ, ठीक है, लेकिन आपका पूरा व्यवहार इस पूरे सिचुएशन पे आपका कैसा रिएक्शन रहेगा, वही तो बताएगा कि आपकी लर्निंग हुई कि नहीं। मान लीजिए मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आप सब बैठे हैं यहाँ, माइंड आपका यही है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी का माइंड कहीं और हो, वो सुन ही नहीं रहा हो इन पॉइंट्स को, उसका ध्यान कहीं और पे हो, और कशिश अनम्यूट म्यूट करो अपने आप को, उसका ध्यान कहीं और पे हो, और वो अधिगम ही नहीं हो पाया फिर उसका। तो लर्निंग तभी होगी जब आप कुछ सीखने बैठे हैं और वही चीज आप सीख रहे हैं उस सिचुएशन में, वही चीज आप सीख रहे हैं उस सिचुएशन में, कि आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन में। कि अगर आप रिएक्ट ही नहीं करेंगे, आप वो चीज सीख ही नहीं रहे, तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। आपका व्यवहार भी उसको इफेक्ट करता है, आपका व्यवहार भी उन चीज को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है लर्निंग इज क्रिएटिव एंड एक्टिव। हिंदी में भी है पॉइंट, लर्निंग इज एक्टिव, पॉइंट नंबर 7, कि लर्निंग एक्टिव है,
सक्रिय होती है, सक्रिय भाग लेना पड़ता है अगर हमें कोई चीज सीखनी है तो। सक्रिय भाग लेना पड़ता है, यानी कि निर्जीव वस्तु जो है एक तरीके से वो अधिगम नहीं कर सकती। मान लीजिए ये मार्कर है, ये कुछ सीख सकता है? ये कुछ नहीं सीख सकता ना, हम इसके थ्रू चीजों को सीख सकते हैं। तो लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव, सृजनात्मक है और सक्रिय है। फिर है लर्निंग इज इंटेलेक्चुअल। लर्निंग इंटेलेक्चुअल होती है, लर्निंग से हमारा माइंड में वृद्धि होती है। देखो इसी के सेकंड पॉइंट में मेंशन है, जो अभी मैं आपको बता रही थी 19th के सेकंड में, नथिंग कैन बी लर्न इन द एब्सेंस ऑफ सम थिंकिंग। कि अगर आप सोच विचार नहीं कर रहे, आपका माइंड कहीं और है, तो आप कुछ सीख नहीं रहे उस टाइम, आप उस टाइम कुछ नहीं सीख रहे। फिर है लास्ट पॉइंट इंग्लिश में, लर्निंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। वही वाला 17th पॉइंट का ही 17th और 20th पॉइंट एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं कि आप सब स्टिमुलस हैं, हम सब स्टिमुलस हैं कुछ भी सीखने के लिए। उद्दीपक, मैम ने पढ़ाई होगी ये वाली थ्योरी, उद्दीपक और रिस्पॉन्स वाली, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स वाली। तो हम सब एक उद्दीपक का काम करते हैं। हम सब एक उद्दीपक है। हम सब कैसा रिस्पॉन्स करेंगे वही तो डिपेंड करता है हमारी लर्निंग होगी कि नहीं होगी। तभी तो डिपेंड करता है हमारी लर्निंग होगी कि नहीं होगी। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का एक रिश्ता है। हिंदी में से भी सारे पॉइंट्स कवर हो गए ना। देखो हिंदी में पहला है अधिगम, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलने वाला। फिर हो गया व्यवहार में परिवर्तन होता है, अनुभवों की नई व्यवस्था, ये भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स भी डन। लास्ट वाला रह गया हिंदी में से, अधिगम प्रगति और विकास है, यानी कि लर्निंग इज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। लर्निंग की वजह से प्रगति होती है, विकास होता है। तो इनको पॉइंटर्स को जरूर कर लीजिएगा अच्छे से, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आता ही आता है। ऑल राइट, एनी क्वेरीज, कुछ पूछना है करेक्टरिस्टिक्स में से? कोई पॉइंट नहीं समझ आया अगर, कोई पॉइंट नहीं समझ आया अगर बोलिए, टाइप करिए। तनीषा, इसके लिए अपने काउंसलर से बात करिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला एक क्वेश्चन है, पेज 247, 247। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम में कहाँ है फैक्टर्स अफेक्टिंग? हम्म, अच्छा, व्हाट आर द, ये वाला बोल रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस ही है ना ये? देखो और करेक्टरिस्टिक्स भी हैं कि और करेक्टरिस्टिक्स शॉर्ट क्वेश्चन में भी हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट अंजलि अभी आपकी क्वेरी लेती हूँ मैं, रुको। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन एज अ फैक्टर अफेक्टिंग लर्नर? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन, अटेंशन इज टू कंसंट्रेट कॉन्शियस, अटेंशन इज टू सेलेक्टेड एक्टिविटी ऑफ द माइंड। यानी कि आप कितने अटेंटिव रहते हैं उससे सिमरन बोलो, टाइप कर दो जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेरी है टाइप कर दो। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन का मतलब है कि आप अटेंटिवली कितना अधिगम कर रहे हैं, अधिगम को प्रभावित करने में अटेंटिवनेस कैसे काम आएगा। आप समझे? अधिगम को प्रभावित करने में अटेंटिवनेस कैसे काम आएगा? तो कैसे काम आएगा कि कॉन्शियसली कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, माइंड को सेट करना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग। अटेंशन इज ऑलवेज पर्पस, यानी कि आप अगर आप अटेंटिवली सुन रहे हैं तो आपका कोई ना कोई लक्ष्य है ना, उसको पूरा करने के लिए सुन रहे हैं। जैसे जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, आयुषी, आयुषी ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो आपको कुछ ना कुछ आपका लक्ष्य था, पर्पस था ये क्वेश्चन पूछने के लिए। अब आप उसको अटेंटिवली उस आंसर को सुनेंगे तो वही आपका अधिगम हो जाएगा। ठीक है, अटेंशन हैज वेरी नैरो रेंज, अटेंशन नैरो रेंज होती है, सेंटर ऑफ एनी एक्सपीरियंस इज अटेंशन। तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, डोंट वरी। पूरी बुक लर्न करनी होगी, वाह, पूरी बुक लर्न करनी होगी या कोई इंपॉर्टेंट आप बताओगे? इंपॉर्टेंट साथ साथ बताते हुए चल रही हूँ मैं आपको। यूनिट 1 में भी मैंने आपको बताया है, यूनिट 2 में से भी शायद बता दिया था मैंने आपको, बताया था यूनिट 2 में से, यूनिट 2 में से भी मैंने आपको बताया था।
अच्छा, मैं काले मिनट और ये वाली थी तो यूनिट 2 में से भी मैंने आपको बताया था। देखो, यूनिट 2 और 1 दोनों का मैं आपको बता चुकी हूँ। यूट्यूब पे क्लास एक बार दोबारा देखना, आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा जब ये बुक फिनिश होगी तब भी मैं एक बार आपको बता दूंगी। तो अभी आज तो टाइम हो गया, मुझे लग रहा है यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा। सोचा था मैंने 3.3 तक कंप्लीट हो जाएगा आज टॉपिक, लेकिन आई थिंक नहीं हो पाएगा। आपका ऐसे ही पेपर आते हैं ना, 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन, फिर 5 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स के आते हैं आपके, ऐसा आता है आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ऐसा आता है आपका क्वेश्चन पेपर, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, बाकी 5-5 नंबर के और 2-2 नंबर के भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जिस अकॉर्डिंग आपका पेपर आता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के पेपर में। 17 क्वेश्चन में ना बहुत कुछ कवर हो जाता है। अनइम्पॉर्टेंट भी कई बार चीजें आ जाती हैं, अनइम्पॉर्टेंट वाली चीजें भी आ जाती हैं जो लीस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ये लोग क्वेश्चन पेपर सेट ही इस तरीके से करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर ले, कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा कवर कर ले, ऐसा ये लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं अपना। तो बाकी जब ये फिनिश होगा तो मैं आपसे एक बार लास्ट ईयर वाला भी डिस्कस कर लूंगी, 2020 वाला भी पेपर डिस्कस कर लेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे ये आपका फिनिश हो जाए, 3rd यूनिट। ठीक है, आ रही हूँ। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में ये फिनिश हो जाए, यूनिट 3 आपकी। उसके बाद भी यूनिट 2 रह गई है, बता दूंगी। मैंने कहा, मैंने वैसे बताया है आपको क्लास में, जब भी अब ये बुक फिनिश होगी ना तभी मैं आपको ये इंपॉर्टेंट एक साथ बता दूंगी। क्योंकि सब बार बार पूछते हैं, फिर बार बार कंफ्यूजन हो जाएगा, तो जब बुक फिनिश होगी एक साथ सारे यूनिट्स का बता दिया जाएगा आपको। आप तब नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी क्वेरीज है वो अपने पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत लेंथी बुक है ये, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपको। ओके, थैंक यू एवरीवन।